हेलो डियर लर्नर, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, जबकि सब पढ़ें सब बढ़ें इससे संबंधित ये वीडियो होगा। पूरा अंत तक वीडियो देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और जितने भी वीडियोस अभी तक बनाए जा चुके हैं उन्हें भी ज़रूर देखिए, चाहे वो एमसीक्यू सीरीज हों, चाहे वो किसी तरीके की थ्योरी रिलेटेड वीडियोस हों। उन्हें आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी डिसेबिलिटी रिलेटेड जानकारी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे भी क्लिक करिए और ज़रूर जुड़िए, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर हैं स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड उनकी पीडीएफ्स वहाँ पर आपको प्रोवाइड होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे आज हम सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठाते रहें। क्योंकि आप जानते हैं कि स्पेशल एजुकेशन में आपको लगभग सभी कंटेंट मिलता है और क्वालिटी नेस वाला कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानेंगे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कि आखिर क्या है। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान की जो टैगलाइन है, जिसको हम SSA कहते हैं, वो उसकी टैगलाइन क्या है? सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ें सब बढ़ें। ये देखिए आपके सामने दिख रहा है। ये शिक्षा का अधिकार है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सब पढ़ें सब बढ़ें। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण का क्या मतलब होता है? सार्वभौमिकरण का क्या मतलब होता है कि सभी तक शिक्षा पहुंच जाए सार्वजनिक रूप से। प्रारंभिक शिक्षा की बात कर रहा है, जो शुरुआत में जो बेसिक एजुकेशन होती है, जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, अपर प्राइमरी एजुकेशन होती है, ये बेसिक एजुकेशन मानी जाती है। ये सब तक पहुंचना चाहिए, वो भी सार्वजनिक रूप से। इसलिए इस अभियान की शुरुआत की गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2000 से 2001 में हुई थी, जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किसकी गवर्नमेंट में की गई थी, किसकी सरकार में की गई थी? तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी शुरुआत शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए की गई थी। शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण का मतलब क्या होता है? देखिए, वहां पर भी बताया था, यहाँ पर भी बता देते हैं कि सभी को शिक्षा प्राप्त हो। यानी प्रारंभिक शिक्षा किसी भी जाति, वर्ग, धर्म, गरीब, अमीर सभी बच्चों को प्रदान किया जाए। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, इसका ये मतलब था। क्योंकि अगर किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा तो इसका मतलब जो निचले स्तर के जो परिवार हैं उनके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं होते हैं। इसी वजह से ये सभी भेदभाव को हटा करके एक समान रूप से समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करने की बात की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक स्कूल खोले। और अगर बात आती है कि उच्च प्राथमिक स्तर की, तो वो होगा 3 किलोमीटर। ध्यान रहे आपको। नेक्स्ट है कि इसमें सभी प्रमुख सरकारी शैक्षिक पहल को शामिल किया गया है, जिसमें हम अभी जानेंगे सारे। नेक्स्ट है कि यह योजना पूरे देश के लिए गुणवत्तापूर्ण आधारित शिक्षा की शुरुआत पहल है। ये एक पहल की गई थी। दरअसल इसकी पहल करने का जो मेन मोटो था वो ये था कि जिस समय 2000-2001 में, उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि जो गरीब बच्चे थे, जो निम्न स्तर के तबके के बच्चे थे, वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते थे। और जो अमीर लोग होते थे उनके बच्चा प्राइवेट में जा कर के पढ़ लेते थे, वो अफोर्ड कर पाते थे। लेकिन जब इनकी ये स्थिति देखी गई तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पूरी तरीके से ये सोचा
कि अगर ऐसा नहीं किया गया, अगर ऐसा अभियान नहीं लाया गया, अगर ऐसा एक सार्वजनिक शिक्षा का अभियान नहीं लाया गया, तो फिर हमारे देश में जो शिक्षा का स्तर है वो बिल्कुल गिर जाएगा। यानी कि जब हमारी जो नींव ही मजबूत नहीं होगी तो आगे चल करके हमारा देश का भविष्य क्या होगा। तब इस जाकर के फिर गुणवत्तापूर्ण आधारभूत शिक्षा की बात की गई कि जो बेसिक एजुकेशन में गुणवत्ता हो। आगे हम इसकी और बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का अपना दृष्टिकोण विकसित करने का सुनहरा अवसर था। यानी कि प्रत्येक राज्य में, जब देखिए ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू पूरी तरीके से जब पूरे भारत में लॉन्च है, जो कि पूरा सर्व शिक्षा अभियान है, तो सीधी सी बात है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है वो प्रारंभिक शिक्षा का अपना दृष्टिकोण विकसित करने का सुनहरा अवसर वो राज्यों के लिए, क्योंकि अब प्रत्येक राज्य में क्या होगा, ये शुरुआत की जाएगी और शुरुआत करने के बाद ये पूरी तरीके से शिक्षा का प्रसारण होगा ताकि सभी लोग अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट है, यह योजना पूरे देश में लागू की गई। पूरे देश का मतलब पूरे इंडिया में। नेक्स्ट है, इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि क्या आखिर इसके उद्देश्य हैं। इससे पहले देखिए एक चीज और है कि जो भी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण की बात है वो भी भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसके तहत हम 6 से 14 साल तक के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की भी बात करते हैं। ये भी इसके अंतर्गत है, आगे हम जानेंगे इसको। तो हम यहाँ पर उद्देश्य की चर्चा करेंगे। सबसे पहला है, देखिए आपके सामने है कि सन 2010 तक, सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि सन 2010 तक 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 8 की व्यवस्था करना। देखिए जहां पर गुणवत्ता युक्त का मतलब होता है, देखिए जो भी शिक्षा से संबंधित फैसिलिटीज होती हैं, जो सुविधाएं होती हैं उनको प्रदान करना, जो भी नेसेसरी सर्विसेज हैं, जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको प्रदान करना, जो कि बच्चों के हिसाब से, उनकी उम्र के हिसाब से, उनके स्तर के हिसाब से, उनका मानसिक स्तर के हिसाब से जरूरी होता है देना। तभी जाकर के वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बन पाएगी और बिना किसी भेदभाव के। देखिए गुणवत्ता हमारी तभी सक्सेसफुल हो पाएगी जब हम अकॉर्डिंग टू नीड देने की कोशिश करें, अदरवाइज फिर गुणवत्ता नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए कि प्राथमिक विद्यालयों में 2010 तक 6 से 14 साल के सभी बालक बालिकाओं का नामांकन करवाना, विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करना। ये भी एक देखिए इनरोलमेंट सबसे बड़ा मोटो था, क्योंकि हमारा जो लिटरेसी रेट था बहुत गिर गया था, उसका स्तर बहुत नीचे था। इसीलिए इनरोलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो। सीधी सी बात है, जब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्वालिटीनेस जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, तो उसमें भी सभी लोग समान हैं। और विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करना, किसका ठहराव, जो बालक और बालिकाएं हैं, क्योंकि सब क्या करते थे, ड्रॉप आउट हो जाते थे। जब वहाँ पर कुछ उनकी व्यवस्थाएं नहीं मिलेगी, कुछ अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तो सीधी सी बातें भाग जाते थे। लेकिन ये सारी जब व्यवस्थाएं एक उद्देश्य के तहत इसको बनाया गया कि 2010 तक ये पूरा करना है। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करके संतोषजनक गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करना। देखिए ये एक बहुत बड़ा ये सब उद्देश्य है कि देखिए संतोषजनक जैसा शब्द है कि संतोषजनक शिक्षा तभी मिल सकती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी मिल सकती है जब हमारे ट्रेन टीचर हों, जब हमारे टीचर्स में वो क्वालिटी हो, जब हमारे भविष्यकर्ताओं में वो गुणवत्ता हो, तब जाकर के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकती है। और यदि ऐसा नहीं है तो इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इस अभियान में पूरी तरीके से सुधार की बात की गई थी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए कि 2010 तक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य को पूरा करना। पूरी तरीके से यहाँ पर एक लक्ष्य बनाया गया कि 2010 तक, यानी कि 10 सालों में हमें एक ऐसा सार्वभौमिकीकरण शिक्षा का बनाना है, पूरा यूनिवर्सलाइजेशन कर देना है। एक जगह नहीं, पूरे देश में
सुचारू रूप से, गुणवत्तापूर्ण, सार्वजनिक रूप से शिक्षा मिले सबको, कोई छूटे ना, कोई रह ना जाए। नेक्स्ट है सभी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो, यानी कि वही मेन बात है कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो फैसिलिटी की बात है, सर्विसेज की बात है, वो जब तक उपलब्ध नहीं होगी, क्या चाहिए, किताबें चाहिए, क्या चाहिए, ड्रेस चाहिए, जूता चाहिए, मोजा चाहिए, यानी कि शूज, सॉक्स, जो ड्रेस है, ये सारी चीज़ें, यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें चाहिए। क्योंकि अगर आप ये नहीं देंगे तो फिर आएंगे कैसे बच्चे, क्योंकि उनकी वो तो शुरुआत थी एक प्रकार की। अगर 2000 से 2001 में जो इसकी शुरुआत की गई ताकि सभी लोग आ सके, पढ़ सके, पहले सभी लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे, लेकिन आज देखिए कि सभी लोग शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए कि 2007 तक प्राथमिक शिक्षा का 5 साल पूरा करना और 2010 तक स्कूली शिक्षा का 8 साल पूरा करना, ये अनिवार्य था। ये एक बहुत बड़ी बात थी उस समय, ये एक उद्देश्य था, ये बनाया गया कि इनको पूरा करना है। नेक्स्ट है कि 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में टिके रहने के लिए प्रोत्साहित करना। टिके रहने के लिए मतलब हम क्या करेंगे कि उनको स्टे करवाएंगे। जैसे होता क्या है कि लगता है कि बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, उनके अनुसार नहीं मिल रही, या उनका शोषण हो रहा है, उनका प्रताड़ना हो रहा है, क्योंकि अगर बच्चों के लेवल के अनुसार शिक्षा नहीं मिलती तो इसका मतलब उनके अनुसार नहीं है, तो एक प्रकार का शिक्षा में शोषण ही है। अगर उनको क्वालिटीनेस एजुकेशन नहीं मिलती तो इसका मतलब उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो फिर वो क्यों रुकेंगे, क्यों टिकेंगे। तो इस तरीके की व्यवस्था की गई ताकि उनको प्रोत्साहित किया जाए, और प्रोत्साहित करने के लिए भी बहुत सारी और योजनाएं चलाई गई, जैसे कि मिड डे मील हो गया। क्योंकि होता क्या है कि जब बच्चा घर से आता है तो वो खाए पिएगा तो भाई, अब घर से तो आ गया लेकिन वहाँ कुछ मिलता नहीं था। इतने शुरुआत में जो ललक होती है, जो लगन होती है, जो पढ़ने की चाहत होती है, वो नहीं होती थी। तो शिक्षकों को भी इसके लिए ट्रेन किया गया कि आप किस तरीके से क्वालिटीनेस एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम करना। देखिए बात वही आ गई, जब तक हम ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं चलाएंगे टीचर के लिए तो सीधी सी बात है वो ट्रेंड कैसे होंगे, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है। बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कोई नई टेक्निक्स आ गई, कोई नई चीज़ें आ गई, तो उस समय एक बहुत बड़ा उद्देश्य था कि टीचर्स को ट्रेंड किया जाए। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी लागू किया गया। नेक्स्ट है कि बालिकाओं, अनुसूचित जनजाति या जाति के छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष रूप से ध्यान देना, क्योंकि जो उस समय शेड्यूल्ड ट्राइब्स के विभिन्न प्रकार के कास्ट के जो बच्चे हुआ करते थे, बालक बालिकाएं हुआ करती थी, उनकी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन एक उद्देश्य ये भी रखा गया कि विशेष रूप से ध्यान देना है। क्योंकि जब तक हमारे देश का बच्चा शिक्षित नहीं होगा हमारा भविष्य अंधकार में रहेगा। मीन्स कि देखिए उस समाज के आगे चल करके एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, लेकिन वो तो तभी जिम्मेदार बनेंगे जब वो शिक्षित होंगे, अपने महत्व को समझेंगे, शिक्षा के मूल्यों को समझेंगे, अपने व्यवहारिक मूल्यों को समझेंगे, अपने कर्तव्यों और दायित्वों को समझेंगे, तब जाकर के एक देश में अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये सारा उद्देश्य था कि इन सबको ध्यान में रखा जाए, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन विशेष करके इन पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इन पर कोई फोकस अभी तक नहीं था। इसके अलावा भी बहुत सारे और ऑब्जेक्टिव हैं। अब देखते हैं हम सर्व शिक्षा अभियान और शैक्षिक सुविधाएं निहितार्थ, यानी कि ऐसे कौन कौन से और इम्प्लीकेशंस हैं जो एजुकेशनल और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, देखते हैं हम। देखिए SSA जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके नीति शिक्षकों के चयन द्वारा स्कूलों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करती हैं। किस तरीके से एक पॉलिसी प्रोवाइड की जाए एजुकेशनल फैसिलिटीज के लिए, क्योंकि जब टीचर का आप चयन करेंगे शिक्षकों के चयन द्वारा स्कूलों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो SSA एक प्रकार का बहुत बड़ा स्कीम था, एक बहुत बड़ा अभियान था, तो उस समय इन सब की बहुत ज़रूरत थी। नेक्स्ट है कि प्रत्येक कक्षा में
1:40 शिक्षक पर छात्र का अनुपात होना चाहिए। मतलब एक शिक्षक रहेगा, 40 बच्चे रहेंगे। पहले तो ये भी नहीं होता था, लेकिन शुरुआत हुई धीरे धीरे इसको, ताकि आगे चल के देखा जाए, बढ़ाया जाए, समझा जाए। नेक्स्ट है कि बच्चे के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राइमरी एवं 3 किलोमीटर की दूरी पर अपर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा देखिए सुविधा दी गई, क्योंकि जो आसपास के बच्चे होते हैं, अगर उन्हें शुरुआत में आप इतनी फैसिलिटीज़ नहीं देंगे तो फिर क्योंकि वो इतना महत्व को शुरुआत नहीं देते। जब शुरुआती दौर होता है तो हमें बताना पड़ता है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है, ये आपके किस लिए काम आएगी। ये जब तक हम नहीं बताते तब तक बेहतर तरीके से ना तो वो इनरोल्ड होंगे, यानी कि नामांकन नहीं लेंगे, और ना ही वहाँ पर स्टे करेंगे। तो हमें एक दूरी भी तय करना पड़ा। ये डिसाइड किया गया इस अभियान में कि यदि पास में रहेगा तो बच्चा आसानी से आ जा सकता है, और खास करके अगर कोई दिव्यांग बच्चा है तो वो भी आसानी से आ जा सकता है। अगर दूर रहेगा तो फिर उसे आने जाने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट है जो सर्व शिक्षा अभियान है, उस नीति के तहत कक्षा के निर्माण का ध्यान आकर्षित करती है। देखिए, कक्षा का निर्माण अगर बेहतरीन तरीके से है तो एक बेहतरीन, जिसे हम लर्निंग एनवायरनमेंट कहते हैं, अधिगम वातावरण कहते हैं, एक ऐसा वातावरण जहां पर रह करके विद्यार्थी अपने आप रेडीनेस उसके अंदर पैदा होता है, वो तत्पर हो जाए सीखने के लिए, वैसा कक्षा की व्यवस्था उनके निर्माण के लिए ध्यान आकर्षित जरूरी होता है। उसके लिए शिक्षक की जिम्मेदारी होती है, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, और जो सुविधाएं होती हैं उनका होना बहुत जरूरी है, जो उन्हीं सब की बात करता है। नेक्स्ट है पीने योग्य साफ पानी प्रदान करना, बहुत जरूरी है। ये बच्चे अगर जाएंगे, उनको पीने को पानी नहीं मिलेगा तो पानी पीने के बहाने वो घर भाग जाएंगे। अगर आप नहीं जाने देंगे तो दीवार फांद के चले जाएंगे, क्योंकि ये तो बेसिक चीजें हैं। अगर ये नहीं मिली तो दिक्कत होगा। नेक्स्ट देखिए, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, फ्री टेक्स्ट बुक क्यों दी गई? क्योंकि अगर ये पढ़ने के लिए हम किताबें नहीं देंगे तो सीधी सी बात है वो खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि निम्न स्तर के जो बच्चे हैं उनके माता पिता इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर नहीं थी, जिसकी वजह से ये सब व्यवस्थाएं प्रदान की गई। स्कूल भवन का पर्यवेक्षण, सुपरविजन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों के हिसाब से बन रही है। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर भैंसों को बांधना है, गायों को बांधना है, वहाँ पर एक भविष्य का निर्माण होना है। तो भविष्य के निर्माण के लिए तो स्कूल के भवन का पर्यवेक्षण होना बहुत जरूरी है। उसका किस किस लेवल का बन गया है, वो वास्तव में क्या वहाँ पर मूल्यों का विकास होगा? जिस देश की हम चाहत रखते हैं, जिस समाज का निर्माण करने की चाहत रखते हैं, वो तो विद्यालयों में रहता है, और जब तक वहाँ व्यवस्थाएं नहीं होगी तब तक समाज हमारा एक बेहतर डायनेमिक नहीं बन पाएगा। तो इसलिए भी सब बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है भौतिक संसाधनों के आधार पर उपलब्ध कराने की निधि, मतलब एक प्रकार का ये भी फंड्स भी वगैरह, कि भौतिक संसाधन बहुत जरूरी है। वो ये चलने का, फिरने का, वो बैठेगा कैसे, फर्नीचर वगैरह कैसे होगा, गैलरी वगैरह बन जाए, थोड़ा बहुत सीढ़ी वगैरह बेहतर बन जाए, तो अगर बेहतर बन जाता है तो बच्चे को और इंटरेस्ट आता है। बहुत अच्छी सीढ़ी है, बहुत अच्छा रूम है, बहुत अच्छा क्लासरूम, उससे क्या होता है, और साथ ही साथ खेलने का मैदान भी। तो ये सब बहुत बड़ी करता है। शिक्षकों के लिए निधि, फंड्स फॉर टीचर, मतलब टीचर्स के लिए भी फंड्स की आवश्यकता, मतलब कैसे उनको सैलरी मिलेगी, क्या होगा। नेक्स्ट है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के संबंध में निधि, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर टीचिंग लर्निंग मटेरियल ना मिले तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। शिक्षण सहायक सामग्री, हमारा सोचिए टीचिंग एड्स ही नहीं रहेगा, हमारे पास किताब ही नहीं रहेगा और कुछ नहीं रहेगा तो दिक्कत करेगा। विभिन्न प्रकार के TLMs होते हैं जो एक किसी भी टॉपिक को, किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, एक विशेष उचित परिस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं जहां पर लर्निंग के ऑप्शंस खुल जाते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, ये बहुत जरूरी बात है। अगर प्रशिक्षण नहीं देंगे तो सीधी सी बात है वो पढ़ाएंगे कैसे फिर। इसीलिए ये सब B.Ed प्रोग्राम, D.Ed प्रोग्राम, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये सब चालू किए गए।
इनका यही मेन मकसद था, क्योंकि अगर ये चालू है तो क्या होता है, अब इसे ट्रेनिंग होती है, एक बेहतर ट्रेनिंग मिल जाती है, तब शिक्षक ट्रेंड हो जाता है। नेक्स्ट है विकलांग बच्चों को सीखने की सुविधा प्रदान करना। देखिए आगे ना, मतलब जो विभिन्न प्रकार की जो लर्निंग फैसिलिटीज होती है वो डिसेबल्ड चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग भी हो। उस समय भी ये बात कही गई थी, लेकिन आज तक दिव्यांग बच्चे उससे दूर हैं, ना तो उनको शिक्षा मिल पा रही है और ना ही शिक्षक। अभियान तो बहुत चला दिए गए, लेकिन हमारे देश में जो प्रशासनिक सिचुएशन है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो बहुत डामाडोल है, या यूं कहें कि उनको अवेयरनेस नहीं है। बड़े बड़े पदों पर जो व्यक्ति रहते हैं, या तो उनको अवेयरनेस नहीं है, या अवेयरनेस होते हुए भी वो कुछ करना नहीं चाहते, या तो कुछ जानते नहीं हैं, या प्रैक्टिकली उनको नॉलेज नहीं है। तो ये सब भाईचारा और जान पहचान के चक्कर में पद भर दिए जाते हैं, लेकिन फिर नुकसान होता है किनका, भविष्य का। फिर हम एक बेहतर समाज की, बेहतर देश की, बेहतर समाज की, बेहतर समुदाय की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सब सुविधाओं का होना बहुत जरूरी है, लेकिन आज तक ऐसी सुविधा नहीं है। क्वालिटीनेस एजुकेशन आज भी प्रोवाइड नहीं हो रही है। अगर दिव्यांग बच्चों की खासकर बात करें तो शिक्षक ही नहीं है पढ़ाने के लिए। एक सामान्य शिक्षक इसलिए नहीं पढ़ा, उसकी गलती नहीं है सामान्य शिक्षक की, वो इसलिए नहीं पढ़ा सकता क्योंकि उस क्षेत्र में ट्रेनिंग नहीं लिया है। तो जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन नियमावली किस तरीके की बनती है इस पर भी बड़ा विचार रहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो भी हमारा बहुत वैरी करेगा। जैसे कि हमारा बीआरसी होता है, बीआरसी मतलब ब्लॉक रिसोर्स सेंटर होता है। अब जानते हैं ये क्या होता है, जिला स्तर पर होता है। जिला स्तर में जो बच्चों को चीज़ें प्रोवाइड करना, जैसे हर उसमें ब्लॉक रिसोर्स सेंटर होता है, हर जितने ज़िले होते हैं वहाँ पर बीआरसी होता है, ताकि जो आसपास के जितने भी स्कूल होते हैं उन सब के लिए यहाँ से सब व्यवस्थाएं जाती हैं। जो भी उनका यूनिफॉर्म होता है, जो भी उनके सॉक्स होते हैं, जूता, मोजा, बैग, ये सब जाता है ना, तो वो सब वहाँ से होता था। जो सीआरसी है, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, ये बेसिकली ये क्या करता है, प्रोवाइड एकेडमिक सपोर्ट टू टीचर एंड स्कूल, मतलब एक प्रकार का जो शैक्षणिक रूप से सहयोग प्रदान करता है शिक्षक और विद्यालय के लिए। और खास करके क्योंकि जब तक हमारा हेल्पिंग इस तरीके का नहीं होगा, अगर सर्व शिक्षा अभियान में ये चीज़ें जब तक इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी यहाँ पर व्यवस्था होती है, जिसके तहत जब क्वालिटी होती है और निखरती है, तो ये सारे बहुत सहयोगी हैं। विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रोग्राम, ऐसे सेंटर चलाए गए। अब देखिए नागरिक कार्य, सिविल वर्क्स के सर्व शिक्षा अभियान के इस घटक में है कि इसके अंतर्गत कुल परियोजना के बजट का 33% तक निवेश किया जाता है। ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, कि प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना में सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं। बिल्कुल, तो ऐसे योजनाएं चलाई गई, ऐसे घटक हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो सोचिए क्या होता। अगर फ्री नहीं होता तो सीधी सी बात है, बच्चा पढ़ने नहीं आता, और जब पढ़ने नहीं आता तो फिर इस्टेब्लिश नहीं होता तो भविष्य नहीं बनेगा। जब भविष्य नहीं बनेगा तो फिर हम एक अच्छे देश की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा यह उद्देश्य है एक समाज को एक शिक्षित बनाना, हमारा जो साक्षरता दर है उसको बढ़ाना, ये मेन मोटो था। क्योंकि शिक्षा कोई प्राप्त नहीं करता था तो नामांकन की ओर बढ़ा गया। नेक्स्ट है देखिए कि विद्यालय अनुदान, जो स्कूल ग्रांट जो होती है, कि इस परियोजना के लिए प्रत्येक स्कूल को 2000 रुपए का अनुदान दिया जाता है, जिससे पुस्तकालय, स्कूल का सौंदर्यीकरण, मरम्मत का कार्य, फर्नीचर, संगीत वाद्ययंत्र और दूसरे खर्चों पर धनराशि खर्च की जाती है। तो ये हमारा इससे संबंधित है। जो विभिन्न प्रकार की जो उपयोगी चीज़ें थी, जिससे एक तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बेहतर हो पाती थी, तो उस समय ये धनराशि थी।
हालांकि उस समय ये भी बहुत थी, आजकल तो 2000 कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए शिक्षक प्रशिक्षण, यानी कि जो टीचर्स ट्रेनिंग होता है इसकी भी व्यवस्था की गई कि सर्व शिक्षा अभियान योजना को सफलपूर्वक लागू करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए नए पाठ्यक्रम के साथ प्रशिक्षण देना, परीक्षा सुधार, ग्रेडिंग प्रणाली, विशेष ध्यान योग्य जो ध्यान योग्य मतलब विशेष बच्चे जो होते हैं उनके लिए समावेशी शिक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। एक प्रकार से पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो शिक्षकों के लिए बहुत ज़रूरी था, जिसे हम इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम कह सकते हैं। जो टीचर एजुकेशन में हमारा दो तरीके का प्रोग्राम चलता है, एक होता है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, एक होता है इन सर्विस टीचर एजुकेशन। प्री सर्विस क्या होता है, जैसे आप डिप्लोमा करते हैं, बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, यानी जब ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। लेकिन इन सर्विस का मतलब होता है जो शिक्षक हैं, जो सेवा में हैं, ऑलरेडी जॉब लगी हुई है, उनको हम इन सर्विस में मानते हैं। तो उनके लिए अलग से भी विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं जो ट्रेनिंग से रिलेटेड होते हैं, और उनसे वो उनका डेवलपमेंट होता है, और फिर जब वो डेवलप्ड हो जाते हैं तो उनसे हमारा बच्चों का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट देखिए कि दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा की भी इसमें कैसी बात की गई है, क्या बात की गई है। एसएसए का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे को, चाहे वह किसी भी श्रेणी का हो, किसी भी कोटि का हो या डिग्री का हो, उसकी दिव्यांगता की मात्रा कुछ भी हो, उन्हें उपयुक्त वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाए। ये भी इसका एक उद्देश्य था। देखिए कि जैसे कि मोटर दिव्यांगता तथा अन्य हल्के दिव्यांग बच्चों की शिक्षा अन्य बच्चों के समान ही होगी। जो मोटर दिव्यांग मतलब थोड़ा बहुत चल फिर सकते हैं, यानी कि या यूं कहें कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है चलने फिरने में, जो हल्के दिव्यांग होते हैं, तो सामान्य बच्चों के साथ दी जाएगी। क्योंकि देखिए जब समावेशी शिक्षा की बात करते हैं ना, तो शुरुआत में यही सब विकलांगताएं पहचानी जाती थी, जिसको चलने फिरने में दिक्कत होती थी, क्योंकि हमारे पास उस समय असेसमेंट टूल्स नहीं थे, हमारे पास टेक्निक्स नहीं थी, ज़्यादा पहचान करने के हमारे पास उपयोगी साधन नहीं थे। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी होने के कारण हमारे पास बहुत सारे उपकरण भी मौजूद है, जिनके कारण से आज हम बहुत सारे आकलन कर पाते हैं और डिसेबिलिटी को फाइंड आउट कर पाते हैं। लेकिन उस समय चलने फिरने में दिक्कत होना ही सबसे बड़ी विकलांगता हुआ करती थी, या यूं कहें कि कोई बोल नहीं पाता था, थोड़ा बहुत तो उसे समझा जाता था, बट दिमागी रूप से भी थोड़ा बहुत समझा जाता था। लेकिन ज़्यादातर जो फोकस में डिसेबिलिटीज हुआ करती थी वो थी चलने फिरने में दिक्कत होना। तभी लोग समाज का कहते थे कि ये समाज के लिए बोझ है। लेकिन यहाँ पर फिर धीरे धीरे प्रयास किए गए। नेक्स्ट है कि अधिक दिव्यांग बच्चों हेतु जहां तक संभव हो जिला मुख्यालय में ही छात्रावास के साथ विशेष स्कूल मुहैया कराना। आप जानते हैं कि आपकी हॉस्टल की भी व्यवस्था होने लगी धीरे धीरे, क्योंकि अगर एक दिव्यांग हो तो ठीक है, दो दिव्यांग हो तो ठीक है, फिर जैसे जैसे ज़्यादा संख्या बढ़ी उसके लिए वहाँ पर व्यवस्था की गई, वहाँ के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की गई। लेकिन आजकल तो सब संविदा में चलता है। स्पेशल एजुकेशन की स्थिति को सुधारने के लिए गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी नीतियां, जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो एक कागज में दब कर रह जाते हैं। उनका पालन ना तो कोई अधिकारी करता है और ना ही कोई प्रशासन का व्यक्ति। और वो देखिए एजुकेशन तभी संभव हो सकती है, स्पेशल एजुकेशन, जब उसी हिसाब के टीचर रखे जाएं। अगर स्पेशल एजुकेटर ही नहीं होंगे तो इम्पॉसिबल है कि उनको शिक्षा अच्छे से प्रदान की जाए, क्योंकि उनको समझने वाला भी तो होना चाहिए। हम शिक्षा कब प्रदान करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम बच्चों की आवश्यकताओं को देखते हैं, उनकी उम्र को देखते हैं, उनका स्तर क्या है, उनका मानसिक स्तर कैसा होगा, वो किस स्थिति से ग्रसित है, उनकी जिस दिव्यांगता से वो ग्रसित हैं उनकी विशेषता क्या होगी, वो क्या नीड रखता है, किस तरीके से एजुकेशन टेक्निक यूज की जाएगी, क्या माध्यम होगा हमारा। ये सब सामान्य के लिए बहुत आसान है, लेकिन एक दिव्यांग बच्चे को पढ़ाने के लिए पसीने आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए जब ट्रेनिंग नहीं लेते तो पसीने क्या, सब कुछ आ जाता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। फिलहाल यहां पर व्यवस्था की गई थी। देखिए जो एसएसए का जो सर्व शिक्षा अभियान विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को समेकित तथा शामिल की जाने वाली शिक्षा मुहैया कराना। देखिए जो इंटीग्रेटेड की बात करता है, लेकिन यहाँ पर अगर समेकित, दरअसल हिंदी में जो शब्द है ना, एकीकृत को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन, और समावेशी कहते हैं इंक्लूसिव को, लेकिन यहाँ पर समेकित लिख दिया गया है। तो अगर इंग्लिश वर्जन मान्य होता है तो इंक्लूसिव एजुकेशन
को हम देखते हैं कि किस तरीके से शामिल की जाने वाली शिक्षा को मुहैया कराता है, क्योंकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन मोटो होता है वो होता है मुख्य धारा। तो ये मेन मकसद था। और इससे पहले एक फेस वीडियो बनाया हूँ मैं, जिसमें आपको स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, अगर आप उसे देखेंगे तो आपके सारे भ्रम, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूलों हेतु तैयार करने के मुख्य उद्देश्य के साथ आवासीय हेतु, और जहाँ सेतु लिखा हुआ हेतु होगा, आवासीय हेतु पाठ्यक्रम भी मुहैया करवाए जाते हैं, जिससे बेहतर गुणवत्ता को शामिल किया जा सके। तो देखिए, इसके लिए भी पाठ्यक्रम की बात की गई है, क्योंकि पाठ्यक्रम भी वैसा होना चाहिए ना। मान लीजिए मानसिक मंद बच्चा है तो सामान्य पाठ्यक्रम तो नहीं पढ़ सकता, उसके लिए कार्यात्मक पाठ्यक्रम होता है। आपके कभी सवाल आ सकता है कि जो मानसिक मंद या जिन्हें हम बौद्धिक अक्षम बच्चे कहते हैं, उनके पाठ्यक्रम को किस नाम से जानते हैं? तो कार्यात्मक पाठ्यक्रम यानी कि फंक्शनल करिकुलम के नाम से जानते हैं। अब देखिए, कुछ मेजर सेंट्रल जो इंटरवेंशंस हैं, जो प्रमुख केंद्रीय हस्तक्षेप और एसएसए के साथ उनका एकीकरण, देखते हैं कौन कौन सा एकीकरण हो गया है, आखिर क्या है वो, जरा देखते हैं। सबसे पहला है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये क्या होता है भैया, देख लो। देखिए, ऑपरेशन एक प्रकार का जो ब्लैक बोर्ड था, वो एनपी जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, उसी समय ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था कि जो शिक्षा में किस तरीके से एक बेहतरीन प्रदान किया जाए, क्वालिटी कैसे लाया जाए, और इसको कैसे हम एक ऐसी एक आउटलुक दें, मतलब दूरदृष्टा कैसे दें, ताकि आज ही नहीं भविष्य बेहतर बन सके। टीचर एजुकेशन की भी बात की गई थी। मैंने बताया था आपको कि जो एसएसए सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षकों की नई नियुक्तियां शामिल होंगी, जो शिक्षा की बात की गई थी। अब नई नियुक्तियां नहीं होंगी तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? फिर जिस हम क्वालिटी या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं वो फिर मिलेगी कैसे? तो इसीलिए ये जरूरी था। नेक्स्ट है कि महिला समाख्या, ये भी एक प्रकार का हस्तक्षेप कार्यक्रम है, जो कि उनका एकीकरण हुआ इसमें सब। अब ये किसकी बात करता है कि महिला शिक्षा जैसे कार्यक्रम के माध्यम से महिला शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की, यानी कि महिलाओं की शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया। क्योंकि अगर देखा जाए तो उस समय तक तो चलो बहुत बढ़िया थी, लेकिन और पहले अगर आप जाएं तो जो स्त्रियों की शिक्षा थी, महिलाओं की शिक्षा थी, लड़कियों की, बालिकाओं की शिक्षा थी, उनको बेहतर नहीं माना जाता था। उनको यही माना जाता था कि घर का काम करो, बहुत बढ़िया। लेकिन आज अगर देखें तो हमारे देश की महिलाएं नाम रोशन कर रही हैं, हमारे देश को चलाने में कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ हाथ बटा रही हैं। ये सब हमारी एक बेहतर शिक्षा का कमाल है, लेकिन हमें और क्वालिटी बनाने की ज़रूरत है। हमारे प्रशासनिक लोगों को, हमारे आम लोगों को, सबको समझने की ज़रूरत है। DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि 1994 में लागू हुआ था, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर था, ताकि इसको और कितना बेहतर बनाया जा सके। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, जो कि 1995 में देखिए, आधिकारिक रूप से जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हुई थी ये स्कीम, वो 15 अगस्त 1995 को हुई थी। लेकिन जब कभी भी बात आए कि वास्तव में जो मिड डे मील है उसकी सबसे पहला क्या हुआ था, तो वो देखिए, एक ऐसा स्टेट था जिसे हम तमिलनाडु कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया था 1925 में। उस दिन में भोजन देने की शुरुआत की गई थी। वो उस समय शुरुआत थी, लेकिन ये एक योजना बन गई, और इस योजना को अगर पूरा नाम हम देखें तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, NPNSPE, इसकी बात की गई थी, जो कि पूरा लॉन्च हुआ सेंट्रली बेस में, केंद्रीय रूप में, और 15 अगस्त 1995 को। तो जो हमारा मेन डेट मानी जाती है 15 अगस्त 1995, जो कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। लेकिन जब कभी पूछे कि पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुई थी, तो 1925 में, यानी कि 1925 में, और तमिलनाडु में शुरुआत हुई थी इसकी।
नेक्स्ट देखिए कि पढ़े भारत बड़े भारत योजना, ये भी एक योजना थी जो इसमें सब शामिल हो गई कि भारत सरकार ने पढ़े भारत बड़े भारत योजना सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 और 2 के बच्चों को लिखना पढ़ना गणित के प्रश्न हल कराना सिखाया जाएगा। ये भी पढ़े भारत इसके अंतर्गत है। नेक्स्ट है कि समग्र शिक्षा अभियान, जो कि इस समय बड़ा क्रेज में है कि भारत सरकार ने 2018 में सर्व शिक्षा अभियान के साथ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को जोड़ दिया है और इसे समग्र शिक्षा अभियान के नाम से एक नई योजना के रूप में शुरू किया गया। तो एक प्रकार से देखिए मिला जुला रूप है। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है ना, यही सब उनका काम रहता है, नाम बदलते रहते हैं और काम कुछ होता नहीं है, क्वालिटी नहीं आती है। और क्वालिटी तभी आएगी जब कागज से हट करके प्रैक्टिकली चीज़ें होंगी। क्योंकि अब कोई भी प्रोग्राम लॉन्च तो हो जाता है, लेकिन उस प्रोग्राम के बारे में हमारे जो अधिकारी गण होते हैं, जो माननीय लोग होते हैं, उनको अवेयरनेस नहीं होती, उनको जागरूकता नहीं होती। और जागरूकता जब तक नहीं होगी तब तक प्रैक्टिकल होना संभव नहीं है और ये एक योजना ही बनकर रह जाती है। तो ये हमारा क्या था, पूरा सर्व शिक्षा अभियान। आशा करता हूं कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपको पूरी लगभग जानकारी इससे रिलेटेड मिल गई है। और कुछ नई हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपका स्वागत है। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।